हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की खबरें विस्तार से जानते हैं। प्रदेश में एक तरफ विपक्ष सरकार को आर्थिक हालात को लेकर सवाल उठा रही, तो वहीं प्रदेश की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट कुछ और ही तस्वीर दिखाती। दरअसल कोरोना काल था और इस संकट के बावजूद मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय में 2020-21 के मुकाबले 18% से ज्यादा की वृद्धि दर्ज की गई। 2021-22 में प्रचलित भाव के आधार पर प्रति व्यक्ति शुद्ध आय 1,24,000 रुपये हो गई। साल 2020-21 में ये 1,04,894 रुपये थी। राज्य के जीडीपी में 2020-21 की तुलना में प्रचलित भाव पर 19.74% की वृद्धि हुई। सरकार की आय विभिन्न स्रोतों से 1,64,000 करोड़ रुपए होना अनुमानित है, जो बीते साल से 20% अधिक है। खनन राजस्व में वृद्धि 36% अधिक रही है। 31 मार्च 2021 की स्थिति में प्रदेश पर 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज अनुमानित है। ये जानकारी विधानसभा में प्रस्तुत आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के मुताबिक है। तो मध्य प्रदेश की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट कहती है प्रति व्यक्ति आय में 18% का इजाफा हुआ। साल 2021-22 में प्रति व्यक्ति आय 1,24,000 रुपए थी और ये पिछले साल के मुकाबले अधिक है। 2020-21 में 4,894 रुपए, 1,04,000 से अधिक थी। जीडीपी में 2020-21 की तुलना में 19.74% का इजाफा हुआ है। सरकार की अनुमानित आय 1,64,000 करोड़ रुपए रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। और हमारे सहयोगी सुधीर दंडोतिया इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं भोपाल से। सुधीर, आर्थिक सर्वेक्षण आया और इसमें कुछ आंकड़े हैं जो सरकार अपने फेवर में या अपने काम के फेवर में दर्शा रही है, विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है। देखिए पुनीत, बिल्कुल बात करें निश्चित तौर पर सरकार का जो भविष्य का रोड मैप है, या कहना चाहिए सरकार के आने वाली जो कार्य योजना है वो लगभग इसी आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर तय की जाती है। और इस आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर अगर बात करें तो मध्य प्रदेश सरकार ने पिछले साल के मुकाबले बेहतर काम किया है, कम से कम आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट यही बताती है। आज विधानसभा के पटल पर ये आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट रखी गई थी, जो मेरे हाथ में आप देख सकते हैं कि साल 2021-22 की ये पूरी रिपोर्ट है, जिसके अंदर अगर बात करें तो कई बड़ी उपलब्धियां सरकार के खाते में है। खासकर कोरोना के समय, जिस समय ये आशंका बताई जा रही थी कि प्रदेश के अंदर और देश के अंदर जो आर्थिक मंदी का एक असर हो सकता है, मध्य प्रदेश के अंदर कम से कम ये असर पूरी तरीके से नजर नहीं आता है। और प्रदेश सरकार की नीतियों की बात करें या फिर मध्य प्रदेश सरकार के कामकाज की बात करें तो देश के दूसरे राज्यों के मुकाबले बेहतर काम मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। कम से कम मध्य प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण इस ओर बिल्कुल साफ इशारा करता है। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो कुल मिलाकर पिछले साल के मुकाबले इस साल लोगों की आर्थिक सेहत में भी सुधार हुआ है। जो प्रति व्यक्ति आय 2020-21 में 1,04,948 रुपए हुआ करती थी, वो बढ़कर 1,24,000 रुपए हुई है। इसके अलावा अगर बात करें तो मध्य प्रदेश सरकार की जो आय है वो भी लगभग 20% के आसपास बढ़ती हुई नजर आ रही है। और इस बार जो राजस्व प्राप्ति आय है वो लगभग 1,64,000 करोड़ रुपए के नजदीक मध्य प्रदेश सरकार जो इकट्ठा करने वाली है, जो पिछले साल के मुकाबले लगभग 19.48% ज्यादा है। इसके अलावा इस रिपोर्ट में कई सारे ऐसे आंकड़े हैं जो प्रदेश सरकार की पीठ थपथपाने के लिए काफी है। और अगर बात करें तो इसमें मध्य प्रदेश के अंदर जो एक निश्चित की जो चिंता की बात है कि 2,09,995 रुपए का जो घाटा है वो इसके अंतर्गत साफ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगर बात करें तो खनिजों से प्रदेश सरकार को 36% का राजस्व पिछले साल के मुकाबले ज्यादा प्राप्त हुआ है। आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट साफ तौर पर यह इशारा करती है। पर लेकिन कुल मिलाकर अगर बात करें तो दो ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु जिनमें प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी लगभग 18% की बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी, यह मध्य प्रदेश सरकार के कामकाज और जो पिछले कोरोना के समय प्रदेश सरकार के द्वारा उठाए गए जो कदम थे उनका असर इस आर्थिक सर्वेक्षण में साफ नजर आता है, जहां पर प्रदेश सरकार ने पहले के मुकाबले ज्यादा बेहतर काम किया है और प्रति व्यक्ति आय में इजाफा मध्य प्रदेश के अंदर देखने को मिला है। पुनीत।
चलिए, तो ये पूरा डिटेल है जिस आधार के ऊपर सरकार अपने कामकाज, अपने जो पिछले परफॉर्मेंस के आधार के ऊपर अब जो आंकड़े आए उसको बेहतर बता रही है, और इस पर कुछ सवाल भी विपक्ष ने उठाए। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे अपडेट के लिए। मध्य प्रदेश विधानसभा में दिवंगत पूर्व विधायक लक्ष्मी नारायण गुप्त, रमेश वर्ल्यानी, मदन सिंह डहरिया, पूर्व सांसद तिलकराज सिंह और भारत रत्न लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि दी गई, और इसी के साथ विधानसभा की कार्यवाही बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। विधानसभा में बजट सत्र के दूसरे दिन आज अभिभाषण के ऊपर चर्चा होनी थी, जो अब आगे होगी। 9 मार्च यानी कल सरकार बजट पेश करने वाली है। आज विधानसभा में महिला दिवस की झलक भी साफ तौर पर देखी गई। विधानसभा अध्यक्ष की सुरक्षा में तैनात मार्शल से लेकर पूरी सुरक्षा व्यवस्था महिलाओं के हाथ में रही। कार्यवाही शुरू होते ही पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा, विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने महिला दिवस की सभी को शुभकामनाएं दी। जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, जिसके वास्ते ये तन है, मन है और प्राण। इसकी गोद में हजारों गंगा यमुना झूलती, इसकी पर्वतों की चोटियां गगन को चूमती। भूमि ये महान है, निराली इसकी शान है, स्वतंत्र ये वसुंधरा, स्वतंत्र आसमान है। ऐसी भारत माता के प्रणाम के साथ मातृशक्ति को प्रणाम। बहुत सारी महिलाओं ने देश निर्माण में भाग लिया, घर की रक्षा करी, और मैं मानता हूँ सब दिवसों में से ये एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। महिलाओं में सबसे ज़्यादा अत्याचार महिलाओं पर मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश नंबर 1 है, और ये तस्वीर पूरे प्रदेश के सामने है। मध्य प्रदेश विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण का विरोध कर अपनी ही पार्टी में अलग थलग पड़े कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी के तेवर एक दिन बाद ही नरम पड़ गए। कल तक अपने स्टैंड पर कायम रहने की बात कहने वाले जीतू पटवारी ने आज विधानसभा परिसर में खुद को कमलनाथ के पैरों की धूल बताया। जीतू पटवारी ने कहा कि कमलनाथ उनके नेता हैं, उनकी बात वे मानेंगे। जीतू ने कहा कि उनसे गलती हुई जो बहिष्कार की अनुमति अपने नेता से नहीं ली। वहीं जीतू पटवारी के इस बयान को लेकर मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि कांग्रेस की गुटबाजी सड़क के बाद अब सदन तक आ दिखी है। कमलनाथ जी हमारे बहुत अनुभवी नेता हैं, मेरे नेता हैं। अगर मेरे नेता ये कहते हैं कि सदन की मर्यादा को साथ में रख के हमें सरकार को क्रिटिसाइज करना है, तो उनका अनुभव को कोई चुनौती नहीं दे सकता। और मेरी तो हस्ती ही नहीं है, मैं तो उनकी पैरों की धूल हूँ। कमलनाथ जी ने जो कहा है अक्षरशः पालन करूंगा। जो पटवारी जी बोलते हैं, मैं एक बार नहीं 100 बार कहूंगा। तो चोरी और सीना जोरी, अब तो कांग्रेस में युवा पीढ़ी और वरिष्ठ पीढ़ी में जो जंग चल रही है वो सबके सामने उजागर हो चुका। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 3 दिवसीय दौरे पर 10 मार्च को ग्वालियर आएंगे। यहां वे 12 बजे बहुड़ापुर पर प्रस्तावित 30 बिस्तरों के अस्पताल की आधारशिला रखेंगे। इसके बाद 3:45 बजे फूलबाग मैदान पर आयोजित भागवत कथा में शामिल होंगे। वहीं शाम 5 बजे MITS में ड्रोन स्कूल और बॉयज हॉस्टल का उद्घाटन करेंगे, जबकि शाम 6:30 बजे कटोरा ताल स्थित छत्री के माधव राव सिंधिया की जयंती पर आयोजित भजन संध्या में भाग लेंगे। इसके बाद 11 मार्च को JH अस्पताल का निरीक्षण करने के साथ ही कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। 12 मार्च को स्वच्छता अभियान में हिस्सा लेंगे। कलेक्ट्रेट में पेयजल सप्लाई समेत अन्य मामलों की समीक्षा करने के बाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण करेंगे। मध्य प्रदेश के लाडले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, आदरणीय श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, केंद्रीय मंत्री नागरिक उड्डयन, नरेंद्र सिंह तोमर जी कथा में आने का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। 12 मार्च को ग्वालियर में स्वच्छता का एक महाअभियान, जागरूकता को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। इसमें बाड़े में एक बहुत बड़ी गैदरिंग भी है। वहाँ पे हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री जी भी आ रहे हैं, सिंधिया जी भी आ रहे हैं, सांसद जी भी आ रहे हैं, हमारे जनप्रतिनिधि भी आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव खत्म होते ही अब हिंदू संगठन मध्य प्रदेश में एक्टिव हो गए हैं। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया भी मध्य प्रदेश में सक्रिय हैं। आज तोगड़िया भोपाल के दौरे पर हैं। उन्होंने राजधानी के 25 हिंदू कार्यकर्ताओं के घर बैठक की। कहा कि हिंदुओं की मदद के लिए उनके संगठन ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए। मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले एक्टिव होने के सवाल पर तोगड़िया ने कहा कि हम कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक्टिव ही हैं।
यूपी चुनाव के नतीजे पर कहा, हिंदू ही जीतेगा, पर किस दल का हिंदू जीतेगा वो यूपी की जनता को तय करना है। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव पर तोगड़िया ने कहा, यहाँ भी हिंदू ही जीतेगा। मध्य प्रदेश में गौशाला के मुद्दे पर कहा कि मैंने बनखेड़ी में सरकारी गौशाला देखी, वहाँ गाय नहीं थी। सरकार से निवेदन है, इस तरह चलने वाली गौशाला को जरूर देखें। केरल से लेकर आसाम, जम्मू कश्मीर तक एक्टिव है। क्यों? क्योंकि 100 करोड़ हिंदुओं के दिल में भगवान राम है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल हिंदुओं के दिल में है। हिंदू ही जीतेगा। और किस दल का हिंदू जीतेगा वह उत्तर प्रदेश की जनता तय करेगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उज्जैन के महाकाल मंदिर पहुंचे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनकी अगवानी की। यहां से वे सीधे मंदिर पहुंचे। महानिर्वाणी अखाड़े में गादीपति विनीत गिरी से चर्चा के बाद गर्भगृह में पूजन के लिए पहुंचे। 1.5 घंटे तक मंदिर में पूजा अर्चना की और इस दौरान उन्होंने कहा कि बाबा महाकाल से विश्व शांति के लिए प्रार्थना की है। भारत विकास और प्रगति के पथ पर लगातार आगे बढ़ते रहे, इसके लिए भी प्रार्थना की है। में भारतवर्ष आगे बढ़े और साथ ही साथ विश्व के दृष्टि से भी सभी लोग मंगलकारी दृष्टि से आगे बढ़े और संसार में शांति भी हो और सभी विकसित समाज के रूप में आगे बढ़े, ऐसी हमने कामना की है। और चलिए अब देखते हैं दिन की बिग न्यूज। दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ी 29 उत्कृष्ट महिलाओं को प्रतिष्ठित नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया। दुनिया भर में आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है और इस मौके पर प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर नारी शक्ति को नमन किया। कहा कि केंद्र सरकार सम्मान और अवसरों पर विशेष जोर के साथ अपनी विभिन्न योजनाओं के जरिए महिला सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित करती है। पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच लंबे समय से गतिरोध जारी है। इस गतिरोध को दूर करने के लिए दोनों देशों के सैन्य कमांडर स्तर की वार्ता का 15वां दौर 11 मार्च को होगा। इस बात का फैसला दोनों देशों ने मिलकर किया, जिसकी जानकारी रक्षा मंत्रालय ने दी। इसके पहले 2 महीने पहले दोनों देशों के बीच 14वीं कोर कमांडर लेवल की बातचीत हुई थी। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के कारण हम भारत में तेल की कमी नहीं होने देंगे। हरदीप पुरी ने कहा, हम आगे जो भी निर्णय लेंगे वो अपने नागरिकों के हित को ध्यान में रखते हुए लिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्मार्ट सिटी पार्क में अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ी महिलाओं के साथ पौधारोपण किया। साथ ही महिलाओं की सुरक्षा और उन्हें तत्काल मदद देने के उद्देश्य से ऊर्जा महिला हेल्प डेस्क के वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की सभी महिलाओं बहन बेटियों को महिला दिवस की शुभकामनाएं दी। मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मां बहन और बेटी के सशक्तिकरण के लिए अनेकों योजनाएं बनाई हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी बेटी बचाओ अभियान, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ऐसी अनेकों योजना उन्होंने बनाई जिसके कारण महिला सशक्तिकरण हुआ है। महिला दिवस के मौके पर भोपाल में मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस का सम्मेलन हुआ। पीसीसी में आयोजित सम्मेलन में प्रदेश भर से महिला पदाधिकारी शामिल हुई। इस दौरान पीसीसी चीफ कमलनाथ ने महिला दिवस पर सभी को शुभकामनाएं दी। कहा कि बहुत सारे दिवस होते हैं लेकिन सबसे महत्वपूर्ण महिला दिवस है। महिलाएं केवल घर ही नहीं चलाती बल्कि समाज की रक्षा भी करती हैं। सब महिलाओं का सम्मान करते हैं, माताओं और बहनों को प्रणाम करते हैं। ये हमारे जितने भी दिवस हैं, मैं सोचता हूँ कि ये उनमें से सबसे महत्वपूर्ण दिवस है। बात करें माननीय विजय लक्ष्मी पंडित जी की, हम आज अगर बात करें अपनी मार्गदर्शक आदरणीय इंदिरा गांधी जी की, तो हम ये देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने जो मौका महिलाओं को दिया है वो किसी अन्य पार्टी ने मौका नहीं दिया। महिला दिवस पर मध्य प्रदेश की चयनित महिला शिक्षकों ने अपनी भर्ती की मांग को लेकर भोपाल में प्रदर्शन किया। चयनित शिक्षकों ने भर्ती नहीं होने के विरोध में राह चलते लोगों से भीख भी मांगी। इस दौरान चयनित शिक्षकों ने बीजेपी दफ्तर जाने की कोशिश की लेकिन पुलिस ने रास्ते में रोक दिया।
चयनित शिक्षकों का कहना है कि कई बार शिक्षा मंत्री की तरफ से आश्वासन मिला, लेकिन अब तक हल नहीं हो पाया। आर्थिक स्थिति दिनों दिन खराब हो रही। चयनित शिक्षकों ने जो प्रदर्शन किया उस पर हमारे सहयोगी आपको बता रहे हैं कि किस तरह इन्होंने अपना प्रदर्शन किया। आज महिला दिवस है और आज ही के दिन मध्य प्रदेश की महिला चयनित शिक्षकें सड़कों पर हैं। आप तस्वीरें देखिए, राजधानी भोपाल की है तस्वीरें, भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय के बाहर की तस्वीरें हैं। नियुक्ति दो या मुक्ति दो, मध्य प्रदेश की चयनित महिला शिक्षकें हैं जो 2019 से अब तक अपनी वेटिंग क्लियर होने का इंतज़ार कर रही हैं। लगातार मध्य प्रदेश सरकार के हर स्तर पर दरवाज़ा खटखटा चुकी हैं, लेकिन अब तक इनको नियुक्ति नहीं मिली है। आज महिला दिवस के दिन इन्होंने अपनी मांगे मनवाने के लिए सड़कों पर आई हैं। मैडम, क्या नाराज़गी आप लोग की? सर, हम लोग परेशान हैं। हम लोग की ये वेटिंग चयनित जो शिक्षक है जबरदस्ती वेटिंग दिया है, लेकिन नियुक्ति नहीं दे रहे हैं। हर बार डेट पे डेट, दिसंबर बोला कि डेट देंगे, जनवरी बोला देंगे, फरवरी निकल गई, मार्च ही हो गया। सर, हम लोग परेशान हैं। थक चुके हैं तारीख पे तारीख। अब तो हमारे बच्चे पूछने लग गए कि आपने सही में एग्जाम दी थी, आप पास हुए क्या? सर, 4 साल हो गए अब ऐसे भटकते भटकते। और क्या सर, 4 साल काफी होते हैं? इनके तो चुनाव के रिजल्ट फटफट 4 दिन में आ जाते हैं। हमको 4 साल हो गए, अब क्या हमको ज्वाइनिंग लेटर और रिटायरमेंट लेटर साथ में थमाएंगे क्या? हद हो जाती है सर, तारीख पे तारीख ज्यादा हो गया। मैं तो ये पूछना चाह रही हूँ, हमारे जो मुख्यमंत्री साहब है उनको जब कोई अपने राज्य की जानकारी नहीं, तो ऐसे मुखिया का क्या फायदा है? फायदा बता दे, वो अपने घर का मुखिया वो होता है जैसे घर के एक सदस्य के बारे में जानकारी होती है। जब इस सदस्य को कोई जानकारी नहीं तो मुखिया बन के क्या कर रहा है? ये मामा क्यों बन रहा है? कंस बन जाए ना। नहीं, और इतना ही है तो हमको तो इच्छा मृत्यु का आदेश एक साथ पारित कर दो। हम वेटिंग में है ही नहीं। लिस्ट में इतनी विसंगतियां है, इतनी ज्यादा विसंगतियां है, हमारी तो यूं ही ज्वाइनिंग हो जाती कब की। पर इतना सब होने के बाद भी जब नहीं कर पा रहे हैं वो भर्ती, तो हमको इच्छा मृत्यु का आदेश हम सबके लिए पारित कर देंगे। तो कर ही सकते हैं ना, वो और कुछ नहीं कर सकते 4 सालों में। तो जाहिर है 2019 में परीक्षा हुई है मध्य प्रदेश में और उसके बाद से अब तक अपनी वेटिंग क्लियर होने का इंतज़ार मध्य प्रदेश के चयनित शिक्षक कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि शायद महिला दिवस के मौके पर ही मध्य प्रदेश की सरकार उनको ये सौगात देगी। कैमरामैन रमेश के साथ नवीन सिंह, IBC 24 भोपाल। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।